सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द्रव्य। द्रव्य के बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब द्रव्य क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल्स के साथ यहाँ पर पढ़ेंगे जो, और इसी वीडियोज़ में मैं आप लोगों को नीचे क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हुए हैं क्वेश्चंस। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो उन सभी को आपको देखना है ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को देते हुए। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं सबसे पहले टॉपिक पर। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका चैप्टर का नेम। चैप्टर का नेम क्या है? द्रव्य। द्रव्य क्या होता है इसके बारे में हम अच्छी तरीके से बात करते हैं। देखो, द्रव्य, मान लीजिए आपका घर है, घर में जो ईंट लगा है, ठीक है, ईंट लगा है ना, वो कुछ स्थान घेरता है, कुछ उसका द्रव्यमान होगा ना। तो आपको मैं इसका परिभाषा बता रहा हूं। द्रव्य का परिभाषा ये होता है, ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज जो स्थान घेरता हो, ठीक है, और उसका कोई कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, तो वो क्या हो जाएगा? द्रव्य हो जाएगा। ये चीजें आपकी हैं सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा। आइए समझते हैं परिभाषा से, ठीक है। तो सबसे पहले परिभाषा यहां पर देखते हैं। द्रव्य, द्रव्य क्या, ठीक है। देखो, ब्रह्मांड में दो अवयव से मिलकर बना है। कोई भी द्रव्य जो है वो ब्रह्मांड की दो अवयवों से मिलकर बना है। पहला, द्रव्य और तथा ऊर्जा। कोई भी चीज ऊर्जा से बना होगा या द्रव्य से बना होगा, ठीक है। जैसे आप हो ना, आपके अंदर ऊर्जा भी है और द्रव्य भी है, तो दो चीजों से मिलकर बना कि नहीं, ठीक है। मान लीजिए सूर्य से जो मुझे प्रकाश मिलता है वो क्या होगा? ऊर्जा होगा। मुझे क्या मिल रहा है? विटामिन डी मिल रहा है ना, तो वो क्या हो गया? एक ऊर्जा के रूप में हो गया। तो सूर्य का प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है, तो ऊर्जा से मिलकर बना है ना। तो ये चीजें हैं, ठीक। अब देखो, यहां पर ऐसे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरते हो, ठीक है, स्थान घेरते हो। जैसे आप जिस बेड पर बैठे हो या जिस कुर्सी पर बैठे हो, वो कुछ ना कुछ स्थान घेरता है कि नहीं, ठीक है। और आप खुद बैठे हो, आप खुद स्थान घेरते हो, तो वो भी क्या होगा? द्रव्य होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, जिसमें भार होता हो, ठीक है, जिसमें भार होता हो ना, वो भी द्रव्य है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 किलो बांट, वो भी एक उसमें भार है कि नहीं, है ना। तो है, तो वो भी क्या है? द्रव्य है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? जिनका ज्ञान हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्या महसूस कर रहे हो? कोई भी गर्म चीज आपके हाथों पर रख दिया जाए तो आपकी ज्ञान इंद्रिया क्या बताएगी? ये गर्म है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ ऊष्मीय ऊर्जा है, ठीक है, ऊर्जा है। तो आप अपने ज्ञान इंद्रियों से क्या कर रहे हो? पता कर ले रहे हो कि ये चीज गर्म है। कोई भी चीज ठंडा है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो ना, कोल्ड ड्रिंक ठंडा होता है या गर्म होता है, तो दुकानदार से कहते हो ये ठंडा है, मुझे और ठंडा चाहिए, या ये गर्म है तो इसे ठंडा चीजें दीजिए। तो क्या होगा? वो आप अपने ज्ञान इंद्रियों से ये पता कर लेते हो कि ये चीज ठंडा है और ये चीज गर्म है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो ये चीजें समझ में आया। अब उसके बाद और कुछ चीजें देख लेते हैं। देखो, यहां पर कुछ और द्रव्य कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब देखो, सबसे पहले यहां पर एक पॉइंट आया है, भार। क्या आया है? पॉइंट आया है भार और द्रव्यमान, ठीक है। क्या आया है? द्रव्यमान। अब इन दोनों चीज को समझते हैं। भार क्या होता है? द्रव्यमान क्या होता है? देखो, आपका द्रव्यमान जो होता है वो निश्चित होता है। जैसे 1 kg वो आपका द्रव्यमान है। क्या है? जैसे 1 kg वो द्रव्यमान है। आप 50 kg के हो तो आपका द्रव्यमान 50 kg है। मतलब अब भार क्या होता है? भार एक ऐसा चीज होता है जो कि पृथ्वी के हर एक पॉइंट पर बदलता रहता है। क्यों बदलता है इसका भी कारण मैं आपको बता रहा हूं। आइए समझते हैं भार और द्रव्यमान में अंतर क्या होता है। देखो, भार जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, कोई भी बल है, किस बल से खींचती है? वो गुरुत्वाकर्षण बल से, ठीक है, अपनी ओर किसी वस्तु को खींचती है या आकर्षित करती है। उसी के कारण हमें क्या होता है? उस वस्तु का भार महसूस होता है। जैसे देखो, मान लीजिए जी का मान आपके पृथ्वी पर बदलता रहता है। जी का मान होता क्या है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मान बदलता रहता है, पृथ्वी के हर एक पॉइंट पर बदलता रहता है। तो
भार का फार्मूला क्या होता है? भार का फार्मूला होता है W बराबर mg। अब m क्या है? आपका द्रव्यमान है। द्रव्यमान जैसे आप अपना कांटा किए, मतलब कांटा से तौले आप 50 kg के हो, ठीक है। लेकिन अगर आप यही चीज़ पृथ्वी के कुछ अगर पृथ्वी के केंद्र पर जाते हो, पृथ्वी के केंद्र में जाते हो, तो आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पर जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? आपका क्या हो जाएगा? भार क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है। अब आपके पृथ्वी पर चेंज होता रहता है, जी का मान चेंज होता रहता है, तो आपका भार भी चेंज होता रहता है। तो भार चेंज हो सकता है, मतलब द्रव्यमान आपका चेंज नहीं हो सकता। द्रव्यमान आप 50 kg के थे तो 50 kg के ही रहोगे, लेकिन भार आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जीरो भी हो सकता है, इससे अधिक भी हो सकता है। 9.8 से गुणा करोगे तो इससे भी अधिक हो जाएगा, कहीं पर 2 होगा, कहीं पर 3, ऐसे ऐसे आपके पृथ्वी पर हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। पहाड़ पर चढ़े जाओगे तो कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपकी भार बदलता रहता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता, ठीक है। मेन पॉइंट आपको समझ में आया? ये क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है। अब सूत्र तो आपको समझ में ये आ गया कि W बराबर mg, जिसमें आपका W क्या है? भार है, m क्या है? द्रव्यमान है, और गुरुत्वीय त्वरण क्या है? g है, ठीक है। समझ में आया? चलिए आइए अब ऊर्जा के बारे में एक पॉइंट आया। ऊर्जा क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आओ, ऊर्जा क्या होता है आइए समझते हैं बेहतरीन ढंग से। ऊर्जा वो होता है कार्य करने की क्षमता को, ठीक है। अगर आपके अंदर क्या है? आपके अंदर एनर्जी है, खाना खा के आए, एनर्जी है, आप पढ़ रहे हो ना, तो आपके अंदर क्या है? ऊर्जा है कि नहीं है ना। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी वस्तु है जो कि कार्य कर रहा है। मान लीजिए आपने खाना खाया, खाना खा के आके काम कर रहे हो, तो क्या है? आपके अंदर खाना से जो मिला ऊर्जा, ठीक है, जो ऊर्जा आपको मिला, तो आप काम कर रहे हो, उसके उपलक्ष्य में क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो, तो ऊर्जा आपके अंदर है, ठीक है। उसके बाद अब देखो, ऊर्जा को ना तो इसका ऊर्जा का ना तो भार हो सकता है और ना ही आकार हो सकता है, ठीक है। ऊर्जा का नहीं भार हो सकता है ना ही आकार, क्योंकि आपने खाना खाया, आपके शरीर जो कि उससे ऊर्जा, खाना से क्या लिया? कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर को दिया, आपके अंदर ऊर्जा आया, ऊर्जा से आपने काम किया, बहुत मेहनत का काम किया, ठीक है। पढ़ाई किए तो भी आपको ऊर्जा लग रहा है, आप बैठे हो तो भी आपकी ऊर्जा लग रहा है, क्योंकि आपकी शरीर का अंदर हृदय हो गया, आपकी जो शरीर में खून बह रहा है, आपका दिमाग चल रहा है, आपकी पैर या हाथ हिल रहा है, तो क्या हो रहा है? आपने ऊर्जा लगाया है उसमें, कुछ ना कुछ ऊर्जा लगाया है उसमें, तो उसका कोई ना भार होता है ना ही कोई आकार होता है, फिर भी वो क्या है? द्रव्य है। क्या है? फिर भी वो द्रव्य है, ठीक है। समझ में आया? आइए समझते हैं। यद्यपि ऊर्जा के प्रभाव का अनुभव ज्ञान इंद्रियों द्वारा किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ऊष्मीय ऊर्जा, जानते हो ना? ऊष्मीय ऊर्जा, आप कोई भी चीज़ जल रही है, जैसे हीटर जल रहा है या आपके चूल्हा या आपके गैस चूल्हा जल रहा है, उसके आगे जब ऊपर फ्लेम जो होती है, गैस चूल्हा का जो फ्लेम होता है, उसके ऊपर अगर हाथ ले जाओगे तो आपको गर्म महसूस होगा कि नहीं? होगा ना। तो आपको महसूस हुआ ना, आपकी ज्ञान इंद्रिया बताया कि ये गर्म है। अगर मान लीजिए आपने कोल्ड ड्रिंक या बर्फ़ लिया, बर्फ़ को अपने हाथों में रखोगे तो क्या लगेगा? आपको ठंडा लगेगा। तो ठंडा क्या बताया? आपकी ज्ञान इंद्रियों ने तो बताया ना कि ये चीज़ ठंडा है, तो आपको पता चला ना। और मैंने आपको क्या बताया था? आपकी ज्ञान इंद्रियां जो चीज़ महसूस कर सके वो भी क्या है? एक द्रव्य है। क्या है? एक द्रव्य है, ठीक है। समझ में आया? मैंने आपको परिभाषा में ही बताया था। जैसे कि यहाँ पर आप प्रकाश, सूर्य से जो प्रकाश मिल रहा है, तो मान लीजिए गर्मी में आप सूर्य से क्या कहते हो? बहुत ज़्यादा गर्मी है। क्यों गर्मी है? सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा कैसे समझ पा रहे हो? विद्युत ऊर्जा, आपने प्लग को ऑन किया, बल्ब जल गया, तो क्या लगा आपको? ये मैंने ज्ञान इंद्रियों से क्या पता किया कि इसमें विद्युत बह रही है, मतलब विद्युत चल रही है, ठीक है। ज्ञान इंद्रिया बता दी। ध्वनि ऊर्जा, जैसे मेरा आवाज़ आप सुन रहे हो कि नहीं? सुन रहे हो, तो क्या है? आपकी ज्ञान इंद्रियां बताइए कि मैंने आपको क्या बोला है, ठीक है। तो वो ज्ञान इंद्रियां आपकी बता देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। बहुत रूप में ऊर्जा होता है। अब आइए समझते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार इससे सवाल पूछा गया है, ठीक है, न्यूमेरिकल पूछा गया। आइए समझते हैं। देखो,
द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध। अब द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध किसने दिया? आइंस्टीन ने। किसने? आइंस्टीन के अनुसार यदि द्रव्य नष्ट होता है तो उससे संतुलित ऊर्जा नियुक्त होती है। क्या होती है? नियुक्त होती है। मतलब आपने क्या किया? आपने खाना खाया, ठीक है, क्या किए? खाना खाए, उससे आपको ऊर्जा मिला। क्या मिला? ऊर्जा मिला। और ऊर्जा से आपने क्या किया? पढ़ाई किया, ठीक है, स्टडी किए, ठीक है, स्टडी किए आप, ठीक है, पढ़ाई किए। तो क्या हुआ? आपकी जो ऊर्जा है वो स्टडी में कन्वर्ट हो गया। हुआ कि नहीं? आपकी जो ऊर्जा है, आपके शरीर की जो ऊर्जा है वो स्टडी में कन्वर्ट हो गया। मान लीजिए, चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। देखो, मान लीजिए कोई बॉक्स है, आपने खाना खाया, आपको ऊर्जा मिला खाना से, उसके बाद इस बॉक्स को, इस लोहे का बॉक्स है, इस बॉक्स को आप ढकेल रहे हो, मतलब पुश कर रहे हो या खींच रहे हो। खींचने के बाद आपको क्या? यहाँ पर बॉक्स ले आए और आपका ऊर्जा खत्म हो गया। हुआ कि नहीं? तो ये ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गया? आपके खींचने में। जो खींचे या पुल किए या पुश किए, कुछ भी किए, आपने जो कार्य किया उसमें वो ऊर्जा कन्वर्ट हो गया। मतलब ऊर्जा को कन्वर्ट किया जा सकता है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। देखो यहाँ पर अब ये चीज़ें किसने बताया? आइंस्टीन ने बताया। और आइंस्टीन ने क्या किया? एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल दिया, मतलब बहुत ही अच्छा सूत्र दिया। ई बराबर क्या दिए? mc²। क्या दिए? mc², जिसमें सी क्या है? प्रकाश की चाल है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये होता है आपका प्रकाश की चाल, ठीक है। क्या होती है? प्रकाश की चाल। ये आइंस्टीन ने दिया। और इस सूत्र को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझिए, क्योंकि इस सूत्र से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब आता है द्रव्य की अवस्था। अब द्रव की कितनी अवस्थाएं होती हैं? आपको मैं बताने वाला हूं 3। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं सर 5 होती है, मैं उसे भी बताऊंगा, ठीक है। देखो, द्रव की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला ठोस, दूसरा क्या होता है? द्रव, ठीक है। क्या होता है? द्रव, लिक्विड, ठीक है। तीसरा क्या होता है? गैस। ये 3 अवस्थाएं आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि निश्चित हैं। क्या है? जो कि निश्चित हैं, ठीक है। इन 3 अवस्थाओं को आप हमेशा देखते होगे, ठीक है, हमेशा। जैसे आपका पंखा क्या है? क्या है? ठोस है कि नहीं? ठीक है। पानी क्या है? द्रव है, ठीक है, द्रव है कि नहीं? और उसके बाद आपका वायु जानते हैं ना? वायु जानते हैं ना? वो गैस है, ठीक है। आइए समझते हैं इन तीनों के बारे में अच्छी तरीके से। आओ यहां पर देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है? द्रव वह है, द्रव की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। जो ठोस होता है ना, ठोस की आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ठोस अवस्था कहलाती है, जैसे लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, और कोई चीज़ बर्फ हो गया, गंधक हो गया, कोई भी चीज़ है जो कि आपका क्या हो गया? ये इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठीक है। उसके बाद आइए द्रव लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं। देखो इस मतलब क्या है? वह अवस्था जिसमें उसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। क्यों? जैसे मान लीजिए आपने एक ग्लास लिया, ठीक है, ग्लास लिए ना, ये मान लीजिए एक ग्लास है, इसमें पानी छोड़ दिए, ठीक है। पहले आपने बाल्टी से पानी लाए या आपने कटोरे से पानी लाए, ठीक है। इसमें कटोरे में पानी था, अब ये कटोरे से पानी लाए, इसमें छोड़ दिए। तो बताओ पहले आकार क्या था? द्रव का आकार क्या था? द्रव का आकार पहले कटोरे का आकार था, लेकिन जब ये कटोरे के आकार से आपने ग्लास में छोड़ दिया तो ग्लास का आकार हो गया। इसका आकार निश्चित नहीं है ना, लेकिन आयतन निश्चित है। इसमें कुछ ना कुछ इसका आयतन रहा होगा और इसमें भी वही आयतन है, तो आयतन निश्चित है, मतलब आकार बदलता है इसका, ठीक है। समझ में आया? अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं अगले में लेकर चलता हूं, गैस अवस्था। अब इसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। जैसे आइए समझते हैं। देखो आपके जो रूम है, ठीक है, आपका जो रूम है उसमें कुछ ना कुछ गैस होगा,
होगा कि नहीं? ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा और कई प्रकार की गैसें होंगी। अब इस गैस को हम इकट्ठा एक सिलेंडर में कर सकते हैं। तो बताओ पहले कितना आयतन था उसका? पहले आपके जो रूम था ना, रूम के आयतन के बराबर उसका आयतन था, परंतु जब अगर मैं उसे क्या कर दिए, एक सिलेंडर में पैक कर दिए, ठीक है, एक सिलेंडर में पैक कर दिए, अब सिलेंडर का आयतन हो गया, हुआ कि नहीं? और आकार भी चेंज हो गया। तो ना तो इसका आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित है गैस का। तो जो गैसीय अवस्था होगा, ना ही आकार निश्चित है ना ही आयतन निश्चित है। ये मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आइए कुछ और अच्छी पॉइंट देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो अब यहां पर ये पॉइंट आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये पॉइंट, ठीक है। यहां पर ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर क्या कह रहा है, चूंकि द्रव्य तथा गैस में बहने का गुण होता है। देखो क्योंकि द्रव और गैस में बहने का गुण होता है, अतः ये तरल पदार्थ भी होते हैं, ठीक है, ये तरल भी होते हैं, ठीक है, इन्हें तरल भी कहा जाता है। गैस और किसको, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है द्रव और गैस बहने के गुण हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, तरल पदार्थ कहते हैं। अब यहां पर आपको कभी पूछ ले कि बताइए कि जो द्रव्य है, द्रव्य क्या तरल है, तो आप कहोगे नहीं। क्यों तरल होगा, ऐसा कहोगे ना? नहीं, अब नहीं कहोगे, तरल है, वो क्या है, तरल पदार्थ है। अब मान लीजिए द्रव को तो आपने जान गया कि तरल पदार्थ है, अब कहेगा गैस, गैस कौन सी पदार्थ है, तरल है या नहीं है, ऐसे पूछेगा आपके एग्जाम में। तो आपको गैस में थोड़ा डिफॉल्ट होगा, लेकिन वो भी उसमें बहता है। कोई भी चीज़ अगर बह रहा है तो वो तरल है। क्या है, कोई भी चीज़ अगर बह रहा है तो वो तरल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ में आया? चलो अब मैं अगले टॉपिक पर चलता हूँ। यहाँ पर ये पॉइंट आप भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो जल जो होता है ना, जल जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी ठोस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस भी होता है, ठीक है, और क्या होता है, द्रव्य भी होता है। क्या होता है, द्रव्य भी होता है, ठीक है। क्यों, तरल भी होता है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, वो पानी की अवस्था भी होती है उसकी, और 0 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या बन जाता है, बर्फ भी बन जाता है। समझ आया? वो कभी कभी ऐसा होता है आपके 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी होता है वो बर्फ़ बन जाता है, मतलब ठोस अवस्था में भी हो सकता है, और जो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या हो जाता है, वो मतलब पानी के रूप में ही होता है। जैसे आप देखो, अब पानी की अवस्था 100 डिग्री सेल्सियस पर वो पानी ही रहता है, मतलब द्रव्य ही रहता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, परंतु ये गैस की अवस्था भी धारण कर रहता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा गर्म कर दिए वो 100 डिग्री ही रहेगा, इसका नियम है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी देखना आप क्या करते हो, 100 डिग्री सेल्सियस आपका क्या हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है, लेकिन वो भाप में नहीं कन्वर्ट होता, लेकिन कुछ देर और आग देने पर वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, परंतु वो गैस में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इसे भी स्टार लगा लीजिए। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि ये पानी पर ही लागू होता है, ठीक है। अब देखो आपका आता है, ये तीनों अवस्थाएं क्या थी, निश्चित अवस्थाएं थी, लेकिन अब ये अनिश्चित क्या है, अवस्थाएं हैं। देखो आपकी 2 अवस्थाएं और मिल जाती हैं, पहला प्लाज्मा और दूसरा क्या होता है, बोस-आइंस्टीन आपका मिल जाता है, ठीक है। ये इन दोनों का नियम समझते हैं, आइए समझते हैं बेहतरीन ढंग से। देखो ये चौथा अवस्था है, इस अवस्था को जैसे जो जानते हो ना, आइए समझते हैं। ये चौथा अवस्था है जो सर्वाधिक ठोस, द्रव और गैस सभी विद्युतीय रूप में उदासीन रहते हैं। ये विद्युतीय रूप में क्या होता है, उदासीन रहता है। क्यों, आइए समझते हैं। आपने ग्रीस देखा है, ग्रीस तो देखे होगे ना, आपके अगर घरों में ग्रीस होगा, जब आप क्या कहते हो, मोटरसाइकिल होता है उसमें ग्रीस होता है, लगता है, आपके घरों में इंजन होता है उसमें ग्रीस लगता है। तो ये ग्रीस देखे हो ना, वो प्लाज्मा के रूप में होता है। क्या होता है, वो प्लाज्मा के रूप में होता है, हल्का चिपचिपा पदार्थ होता है।
क्रीम देखे हो, क्रीम जो फेयर एंड लवली या कोई भी क्रीम होता है वो चिपचिपा पदार्थ होता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। आइए समझते हैं। देखो, लेकिन ब्रह्मांड में पदार्थ का आंशिक भाग आयनिक अवस्था में गए जाते हैं और ये आयनीकृत अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। जैसे आपको जानते हो जो सूर्य होता है और तारे क्यों चमकते हैं, उसमें प्लाज्मा कुछ लिक्विड नहीं, वो हल्का चिपचिपा पदार्थ होता है उसमें, सूर्य में। ठीक है, सूर्य में जो हीलियम होता है ना, वो हल्का ना क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ। आपने वो ज्वालामुखी देखा ना, ज्वालामुखी, आपने किसी वीडियोस में ज्वालामुखी देखे हो ना, ज्वालामुखी क्या होता है, एक तरल पदार्थ की तरह ही होता है, परंतु वो क्या होता है, हल्का चिपचिपा पदार्थ होता है। उसे छूकर नहीं देखे हो, लेकिन आपने वीडियोस में देखा ही होगा। ठीक है, आपको मैंने ग्रीस का ऑप्शंस दिया, ग्रीस ही आप देख लीजिए अपने घरों में, उसी प्रकार प्लाज्मा होता है। ठीक है, समझ में आया। और इसमें ये ऊष्मा नाभिकीय, ठीक है, क्या करता है, प्लाज्मा का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों में होने के कारण नियंत्रण बढ़ाया जाता है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र है उसमें नियंत्रण बढ़ाया जाता है, जैसे ग्रीस वगैरह लगा दिया जाता है ना, तो अच्छी तरीके से चलता है। ठीक है, और इसमें ऊष्मीय नाभिक शक्ति या विद्युतीय शक्ति के लिए हो सकता है। इसका उपयोग किसके लिए हो सकता है, इसका उपयोग ऊष्मीय नाभिकीय के रूप में हो सकता है, या इसका उपयोग विद्युत शक्ति को उत्पन्न करने के लिए हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ये मेन पॉइंट। अभी इसको ज़्यादा नहीं पूछता, परंतु इसे भी जान लीजिए कि इसका क्या होता है। देखो, पदार्थ एक ऐसी अवस्था होती है, पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जो अलग अलग उप परमाणविक कण या परमाणु या लगभग परम शून्य 0 से लेकर इतना फ़ारेनहाइट, या यहाँ पर आपको दिया गया है इतना सेल्सियस से इतना केल्विन, सेल्सियस या केल्विन तक ठंडा होने पर एकल क्वांटम यांत्रिकी, ठीक है, एकल क्वांटम यांत्रिकी की एक इकाई में संयोजित हो जाती है। ठीक है, तो ये जो होता है, ये अवस्था जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्थाएं हैं, इसे आपको याद कर लेना है, उतना ज़्यादा नहीं याद करना है, बस थोड़ा बहुत जान जाइए कि ये 0 केल्विन पर या परम शून्य ताप पर इसका ताप होता है। ठीक है, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब ये बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये आपके लिए देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, ऊर्ध्वपातन आपने देखा है, कभी आप पूजा वगैरह करते हो ना, तो क्या होता है वहाँ पर, कपूर होता है, कपूर जलाते हो, और कपूर जलाते हो तो लिक्विड फॉर्म में दिखता है कि नहीं दिखता ना। और कोई भी चीज़ जलाते हो, जैसे बर्फ़ को जलाओगे ना, तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन जो कपूर होता है ना, वो सीधा क्या हो जाता है, सीधा वो गैस अवस्था में हो जाता है, ठोस से सीधा गैस। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब यही होता है, जैसे नौसादर हो गया, कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, नमक को जलाओगे ना तो वो लिक्विड अवस्था में नहीं होता, डायरेक्ट वो गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातन, ठीक है, क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन या परक्रम ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, जैसे नौसादर, कपूर, आयोडीन, नमक को जलाकर देखिए, कपूर अगर नहीं है घर में तो नमक को जलाकर देखिए, वो सीधा गैस अवस्था में हो जाएगा। आइए यहाँ पर देख लीजिए, द्रव्य का वर्गीकरण। पहला नंबर, द्रव का वर्गीकरण किस रूप में किया जाता है, 2 रूप में, पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ अथवा मिश्रण। ठीक है, देखो शुद्ध पदार्थ क्या होता है, तत्व हो सकता है, यौगिक हो सकता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये यौगिक है। ठीक है, तो ये शुद्ध पदार्थ है। जैसे H2O, ये क्या है, आपका यौगिक है, मतलब ये शुद्ध पदार्थ है। तत्व क्या हो गया, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या है, आपके तत्व हो गए। ठीक है, तत्व में क्या क्या चीज़ आएगा, धातु आएगा, अधातु आएगा, उपधातु आएगा। जैसे धातु में हो गया आपका, हो गया Fe मतलब आयरन, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया,
ठीक है, ये सब धातु है। एल्युमिनियम हो गया, ये धातु है। अधातु क्या है? अधातु क्या है? अधातु जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है, और क्या हो गया आपका, बहुत सारा हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। और उपधातु में क्या हो गया? उपधातु में जैसे नियोन, ठीक है, ये सब आपके उपधातु में कई चीज़ें आ जाते हैं, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका क्या हो गया? अशुद्ध पदार्थ, जैसे समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होगा? जैसे आपने H2O में नींबू का रस मिला दिए। क्या मिला दिए? नींबू का रस। नींबू का रस मिला दिए तो क्या हो गया? ये समांगी मिश्रण हो गया। दिखेगा, चीनी मिला दिए तो समांगी मिश्रण हो गया। लेकिन इसी H2O मतलब जल में क्या मिला दिया आप? बालू मिला दिए तो ये विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर। ठीक है, चलो अगला। अब यहाँ पर देखो, द्रव्य या पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, आइए यहाँ पर समझते हैं। देखो, भौतिक परिवर्तन, परिवर्तन जिसमें पदार्थ के स्वरूप, भौतिक गुण, धर्म या अस्थायी परिवर्तन होता है, जबकि इसके भार और रासायनिक संगठन में अपरिवर्तित रहते हैं अथवा कोई नए पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, इसमें क्या होता है? कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, आइए समझते हैं। देखो, विद्युत बल्ब का जलना, विद्युत बल्ब का जलना, और नमक या चीनी का पानी में घोलना, बर्फ़ का पिघलना। देखो यहाँ पर समझ गए होगे, बर्फ़ का पिघलना क्या होगा? बर्फ़ से पानी बना सकते हो, पिघलाकर पानी बना सकते हो। हाँ, फिर पानी से बर्फ़ बना सकते हो कि नहीं? बना सकते हो ना। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब ये है कि आप उस चीज़ से उस चीज़ बना सकते हो। जैसे बर्फ़ से आप पानी बना सकते हो। बल्ब जलना, तो बल्ब को बंद कर दोगे तो बल्ब बंद हो जाएगा, फिर जला सकते हो। नमक या चीनी को पानी में मिलाना, जैसे पानी को चीनी में मिला दिए या चीनी को पानी में मिला दिए, उसको गर्म करोगे तो फिर से वो चीनी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन। अब देखो, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन, तो ऊर्ध्वपातन किसी ग्लास में, उससे क्या कर दो, उसको क्या कर दो, पहले जला दो ग्लास में, और फिर वो ऊपर जाकर जम जाएगा गैस की अवस्था में, फिर उसे ठंडा करोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? आपका आयोडीन ही बन जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक वह परिवर्तन जो पदार्थ की रासायनिक संगठन या गुणधर्म को अस्थायी रूप से परिवर्तित कर देते हैं अथवा पदार्थ, नए पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर, जैसे मोमबत्ती का जलना। ठीक है, आपने मोमबत्ती को जला दिया तो फिर वो मोमबत्ती नहीं बन पाएगा, कि बन जाएगा? नहीं बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद मैग्नीशियम के तार का जलना, अगर मैग्नीशियम का तार जल गया तो फिर से वो तार नहीं बन सकता। सिरके बनाना, ठीक है, दूध से दही बनाना। अब दूध से दही बना दिए तो दही से दूध बन जाएगा? नहीं ना। तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। ये रहा आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो आपको रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी पता चल गया, भौतिक परिवर्तन के बारे में भी पता चल गया। अब जो क्वेश्चंस का वीडियो आएगा ना, वो अगली वीडियो आएगी, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर, और हाँ, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर आपको टेस्ट भी मिलता है, फ्री में टेस्ट। आप लोग फ्री मटेरियल वाले ऑप्शंस पे जाओगे तो वहाँ पर आपको, डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शंस में जाओगे तो आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, अगर टेस्ट वाले ऑप्शंस में जाओगे तो टेस्ट मिल जाएगा, और कुछ वीडियोस भी फ्री में दिया गया है जो कि आपके कैलकुलेशन को, ठीक है, क्या कर रहा है, कैलकुलेशन को क्या करेगा, इम्प्रूवमेंट करेगा। जैसे मैथ का कैलकुलेशन होता है ना, वो इम्प्रूवमेंट करेगा। वहाँ पर बेसिक मैथ पढ़ाया गया है, तो आप लोग जाइए वहाँ पर बेसिक मैथ पढ़ सकते हो आसान लेवल में। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं। लेकिन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर टेस्ट आपको मिलता है। टेलीग्राम पर टेस्ट नहीं मिलता, अब केवल ऐप पर ही टेस्ट मिलता है। तो जाइए वहाँ से ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।